अखिलेश यादव और उनकी पार्टी एक मुसीबत से बच भी नहीं पाती कि दूसरी आ जाती है। पुलिस के डर से समाजवादी पार्टी के विधायक अनुराग भदौरिया पहले से ही फरार चल रहे हैं। इस बीच कानपुर से पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी गंभीर मामले में फंस गए हैं। इरफान सोलंकी पर अवैध बांग्लादेशियों को वैध दस्तावेज बनवाने का गंभीर आरोप लगा है। असल में कानपुर पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनके दस्तावेजों को विधायक इरफान सोलंकी ने वेरीफाई किया था। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने अपना और अपने परिवार का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखाया। ये परिवार कानपुर शहर में छिप कर रह रहा था। कानपुर के एडीसीपी के नेतृत्व में कानपुर पुलिस ने इस परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए बांग्लादेशी नागरिकों के पास से विदेशी करेंसी के अलावा भारतीय करेंसी में 14,56,000 रुपए बरामद किए। गिरफ्तार किए गए लोगों में बांग्लादेश में कुरला के मूल निवासी रिजवान मोहम्मद, उनकी पत्नी हिना, बेटी रुखसार, ससुर खालिद और नाबालिग 17 वर्षीय बेटी को गिरफ्तार किया गया। अभी भी इस परिवार का एक बेटा फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर पुलिस ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक पहचान छिपाकर कानपुर में रह रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जब हमारी जांच के लिए टीम पहुंची तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि कानपुर में यह परिवार फर्जी आधार कार्ड के साथ रह रहा था। जब पुलिस ने इस परिवार के लोगों की तलाशी ली तो इनके पास से बांग्लादेशी और भारत के पासपोर्ट्स के अलावा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और कुछ विदेशी करेंसी के साथ साथ भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि यह परिवार साल 2016 से यहां छिप कर रह रहा था। कानपुर पुलिस ने बताया कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने 2 बार और पार्षद मनु रहमान ने 2 बार रिजवान मोहम्मद के लिए प्रमाण पत्र दिया था, जिसमें दोनों ने लिखा है वह इसे काफी समय से जानते हैं और ये भारतीय नागरिक है। विधायक और पार्षद के दस्तावेजों के वेरीफाई करने के आधार पर इस परिवार का आधार कार्ड और सभी दस्तावेज बनाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की कि फर्जी रिपोर्ट और बीजेपी के मनगढ़ंत आंतरिक सर्वे जैसे तीर चलाए, लेकिन बीजेपी को लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने से नहीं रोक पाए। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई और फर्जी दावे किए। उन दावों में एक ये भी था कि कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा, चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। आम आदमी पार्टी के एक विधायक भूपत भयाणी ने खुलेआम बीजेपी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और साथ में ये भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने का फैसला वे क्षेत्र की जनता से पूछ कर करेंगे। लेकिन बात सिर्फ एक विधायक की नहीं, अरविंद केजरीवाल के 2 और विधायक बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना और सुधीर वाघवानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उमेश मकवाना ने इन बातों को ये कहकर खारिज कर दिया कि पार्टी का कोई विधायक बीजेपी में नहीं जा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 4 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जब चारों विधायक एक साथ आएंगे तो दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होगा और उनकी सदस्यता बची रह जाएगी। और यही वजह है कि भूपत भयाणी ने फिलहाल बीजेपी में शामिल होने का इरादा टाल दिया है, क्योंकि अगर वे अभी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। इसके अलावा 3 और निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला किया। विधायकों के इस फैसले को बीजेपी सरकार के लिए बेहद अच्छी खबर माना जा रहा है। समर्थन देने वाले 3 विधायकों में बायड़ से धवल झाला, धानेरा से मावजी देसाई और वाघोड़िया से धर्मेंद्र वाघेला शामिल हैं। धवल सिंह झाला और मावजी देसाई बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत गए। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 156 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस को राज्य में 17 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी महज 5 सीटों पर जीत पाई। दूसरी तरफ विरोधियों की हार की बात की जाए तो पिछली बार 41% वोट शेयर पाने वाली कांग्रेस इस बार 27 पर सिमट गई और उसके हिस्से का 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने कब्जा लिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गए तो इस फैसले के लिए उन्होंने सुशील कुमार मोदी और अशोक चौधरी को जिम्मेदार बताया और अब जब वे फिर से बीजेपी छोड़कर महागठबंधन के साथ हैं तो इस फैसले के लिए ललन सिंह और विजेंद्र यादव को जिम्मेदार बताने लगे। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने अपनी टोपी ललन सिंह और जितेंद्र चौधरी के सिर पर डाल दी। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी की नजरों में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए या फिर एनडीए में वापसी का रास्ता तलाशने के लिए? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जेडीयू अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिए गए भाषण के बाद उठे हैं।
जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि वह बीजेपी से क्यों अलग हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाएं। इस दौरान सीएम नीतीश ने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। नीतीश कुमार जब कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेवार ठहराते हैं, तब वे कोई राजनीतिक दांव चलते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 में अलग होकर एनडीए में दोबारा जाने के सवाल पर वे कहते थे कि कैबिनेट के अहम सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला किया था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर ललन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो बतौर अध्यक्ष उन्होंने खुद फैसला किया। अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू में लेने का फैसला। इससे पहले 2014 की शर्मनाक हार के बाद शरद यादव की सलाह पर 2015 में महागठबंधन में जाने का फैसला। नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान हैं जिसमें वह बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी खुद राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं? भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पहली बैठक 5 दिसंबर को बुलाई गई, तब नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। इस मुद्दे पर पीएम ने दूसरी बैठक 11 दिसंबर को बुलाई, तब सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहली बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे। वे दूसरी बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार हो चुकी थी। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी इस बात पर ध्यान दिला चुके हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि कुढ़नी के रिजल्ट से नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनका वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, इसलिए वे पीएम के द्वारा बुलाई गई बैठक में पहुंचे थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शशि थरूर ने सियासत की पिच पर ऐसी गुगली डाल दी है जिसमें कांग्रेस के तो कान खड़े हो ही गए हैं, बाकी विपक्षी दलों की निगाहें भी उन पर टिक गई हैं। सोनिया गांधी की मर्जी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ शशि थरूर ने पहले ही ये संकेत दे दिए हैं कि गांधी परिवार की भक्ति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वे वही करेंगे और कहेंगे जो उनके हिसाब से सही होगा। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कांग्रेस ने शशि थरूर को किनारे लगाना शुरू कर दिया तो शशि थरूर ने एक ट्वीट कर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। असल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और आयरलैंड ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें ये कहा गया कि प्रतिबंधित देशों को भी मानवीय सहायता में छूट मिलनी चाहिए ताकि आपदा या संकट के समय लोगों की मदद की जा सके। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि काली सूची में डाले गए समूहों ने पहले भी इस प्रकार के अवसरों का लाभ उठाकर आतंक फैलाया, जिसमें हमारा पड़ोसी भी शामिल है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इस परिषद में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें से 14 देशों ने पक्ष में वोट किया जबकि भारत ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। इसी कूटनीति पर मोहित होकर थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रस्ताव के पीछे की मानवीय चिंताओं को समझते हुए मैं भारत की उन आपत्तियों से पूरी तरह से सहमत हूँ जिसने इसके बहिष्कार को प्रेरित किया। शाबाश एस जयशंकर। एस जयशंकर की ऐसी प्रशंसा कांग्रेस को जरा भी पसंद नहीं आई होगी। यही वजह है कि इस ट्वीट के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगने लगी। G23 के नेताओं में शामिल थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव के बाद से ही किनारे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इस गुट में कांग्रेस में बदलाव लाने के लिए एक प्रकार से गांधी परिवार से ही विद्रोह कर दिया था। थरूर लंबे समय से केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। ऐसे में केरल कांग्रेस में शशि थरूर का सम्मान होना बनता है, परंतु नवंबर महीने में केरल में शशि थरूर एक यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन इस कार्यक्रम को अचानक ही कैंसिल कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण ये बताया गया कि शशि केरल कांग्रेस में कलह को बढ़ावा देने के लिए गुटबाजी कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद कोझिकोड में यूथ कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें थरूर गुटबाजी वाली बात पर जमकर बरसे और केरल कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदियों की बखिया उधेड़ कर रख दी।
इसके चलते शशि थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि शशि थरूर का अगला ठिकाना बीजेपी हो सकता है। The report, News of India. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कांग्रेस के सांसद को कड़े तेवर दिखाए। असल में कांग्रेस के सांसद रेवंत रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप कोट नहीं कर सकते। स्पीकर ने सांसद को बैठने को कहा तो रेड्डी ने कहा कि आप दखल नहीं दे सकते। इस बात पर ओम बिरला भड़क गए और उन्होंने सख्त लहजे में संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को समझा दो कि स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहें कि इंटरफेयर न करें, ये मेरा अधिकार है। समझ गए ना? आज के बाद मेरे पास अधिकार है, कभी नहीं होगा ऐसा। ओम बिरला के तेवर इतने सख्त थे कि उनके लपेटे में शशि थरूर भी आ गए। लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का नंबर आया तो उन्होंने बैठे बैठे ही सवाल पूछ डाला तो स्पीकर ओम बिरला ने टोक दिया। स्पीकर ने कहा खड़े होकर पूछो, बैठे बैठे नहीं। अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर किसी ने अपनी जाति या धर्म की चर्चा की तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान इकोनॉमी की हालत पर प्रश्न पूछते हुए खुद को शूद्र और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ब्राह्मणवादी बता दिया। रेड्डी ने ये बात सीतारमण की उस टिप्पणी पर कही जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सांसद की हिंदी कमजोर है और मेरी भी हिंदी कमजोर है, इसलिए कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी से जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने इसे ही बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल ने आपत्ति जताई। तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद रेड्डी समेत तमाम सदस्यों को कड़े लहजे में चेतावनी दी। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर ने कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी का नाम लिया तो वे प्रश्न पूछने खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम सबको पता है और वित्त मंत्री मोदी जी की सच्ची फॉलोअर हैं, वो हमारे प्रदेश की हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का एक बयान याद करवाना चाहता हूँ। जब वह मुख्यमंत्री थे तब डॉलर की कीमत 66 रुपए थी। इसी बात पर ओम बिरला और रेवंत रेड्डी के बीच बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछिए, प्रश्नकाल में किसी के बयान को कोट करने की आवश्यकता नहीं, आप प्रश्न पूछिए, जवाब मंत्री देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वित्त मंत्री ने मेरी भाषा के बारे में टिप्पणी की, ये ठीक नहीं है। मैं शूद्र हूँ, मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती होगी, वो ब्राह्मणवादी होंगी, उनकी भाषा अच्छी होगी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर चर्चा हो रही है अर्थव्यवस्था के बारे में। The report, News of India. बिना सबूतों के किसी पर भी अनर्गल आरोप लगाना और बाद में जब पोल खुले तो बिना माफी मांगे उस पर किसी भी जवाबदेही से मुंह मोड़ लेना आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये पुरानी नीति रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान और मनीष सिसोदिया तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये खूब किया, लेकिन अब की बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। शराब घोटाला से लेकर क्लासरूम घोटाले तक में फंसे मनीष सिसोदिया एक ऐसे ही अनर्गल आरोप लगाने के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि सिसोदिया मानहानि केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से मानहानि केस को खत्म करने से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के वकील नलिन कोहली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और अर्जी को मंजूर नहीं किया। अब उन्हें गुवाहाटी में ट्रायल का सामना करना होगा। गुवाहाटी की एक निचली अदालत में दायर केस को रद्द करने के लिए सिसोदिया ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि सिसोदिया ने इसी साल जून में हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनी से 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और शर्मा की पत्नी और बेटे के व्यावसायिक साझेदारों की कंपनी को 990 रुपए के हिसाब से किट की आपूर्ति का ठेका दे दिया था। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसी वक्त सबूतों के साथ सिसोदिया के आरोपों को फर्जी साबित करते हुए मानहानि का केस ठोक दिया था, जिसके बाद सिसोदिया बुरी तरह से फंस गए और अदालत से आपराधिक मानहानि केस में उनकी याचिका पर विचार करने की गुहार लगाने लगे। बहरहाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कोई नेता जब अपने विरोधी नेता को सीधी राजनीति में नहीं हरा पाता तो उसे रास्ते से हटाने के लिए एक नया पैतरा अपनाया जाता है और अपने विरोधी को दुनिया से ही हटा देते हैं।
लेकिन इस फिल्मी दुनिया को कांग्रेस असल दुनिया में कॉपी करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे लगातार मात खा रही कांग्रेस अब उन्हें रास्ते से हटाने के लिए इतने निचले स्तर पर आ गई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि संविधान बचाने के लिए पीएम मोदी की हत्या करनी होगी। उनका विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो जनता से पीएम मोदी की हत्या की बात कहते नजर आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय द्वारा शेयर की गई वीडियो में कांग्रेस नेता ये कहते सुनाई पड़ रही हैं कि मोदी चुनाव खत्म कर देगा, वो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, वनवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने पर तत्पर रहो। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि पहले पटेरिया ने हत्या की बात को साफ कहा और उसके बाद उसे संभालते हुए बोले कि मोदी की हत्या का मतलब मोदी को हराने के लिए तैयार रहो। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। वो तो सिर्फ मोदी को चुनाव में हराने की बात कह रहे थे, लेकिन राजा पटेरिया के बयान के बाद अब हंगामा मचा हुआ है। राजा पटेरिया की सफाई से असंतुष्ट मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके बयान पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पटेरिया का बयान गांधी वाली कांग्रेस का नहीं, ये इटली कांग्रेस का है, इसलिए इस मामले में तत्काल केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर भी लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोलना कांग्रेस नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेसी अक्सर पीएम मोदी के लिए अपनी नफरत व्यक्त करते हुए भूल जाते हैं कि उन्हें कम से कम पीएम पद का सम्मान करना चाहिए और राजनीति में इस तरह के बयान थोड़े बहुत नैतिकता की उम्मीद भी रखते हैं। बता दें कि राजा पटेरिया प्रदेश में कांग्रेस काल के वक्त में मंत्री रहे थे और मोदी की हत्या पर बयान देने से पहले पुलिस को धमकी देने की वजह से चर्चा में आए थे। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा था कि अगर आदिवासियों की बात नहीं मानोगे तो आदिवासियों को नक्सली बना देंगे। नक्सली बनाने के अपने बयान पर भी पटेरिया ने सफाई दी थी। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की शादी के सवाल पर भी विवादित बात कही थी।